हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। तो बच्चों, मैं राजकुमार चड्ढा, सीनियर लेक्चर फिजिक्स, आज फिर आप सब बच्चों का ये जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से होम ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि जब भी हम नया लेक्चर आपका स्टार्ट करेंगे तो हम कोई 2-3 मिनट की कोई मॉरल स्टोरी बच्चों की डिमांड से है कि आपको सुनाया करेंगे। तो बच्चों, आज की मॉरल स्टोरी इस तरीके से है कि एक गरीब आदमी जो था, एक गरीब आदमी होता है, वो एक साहूकार के घर में रोज पानी देने का काम करता था। मतलब कि एक साहूकार था, वो एक पहाड़ी के ऊपर रहता था। तो जो पानी था वो पहाड़ी से कम 10 किलोमीटर नीचे था। तो वो यह गरीब आदमी क्या करता था कि रोज नीचे से पानी भरता था, वो 10 किलोमीटर पैदल जाकर उस साहूकार के घर में पानी पहुंचाया करता था। और उसके पास एक मिट्टी का घड़ा होता है, वो रोज घड़ा भरता और साहूकार के घर में जाकर पानी देता। वो जो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस घड़े में थोड़ा सा सुराख हो जाता है, छोटा सा सुराख हो जाता है। और जब वो पानी, वो जो गरीब आदमी जैसे जब वो पानी लेकर जाता था साहूकार के घर तक, तो वो पानी एक एक ड्रॉप उस घड़े से गिरता रहता था। और वो साहूकार के घर में जब पहुंचता था तो वो घड़े का पानी जो कम हो जाता था। और साहूकार कहता उसको कि भाई देखो, आजकल जो पानी है तो कम ला रहा है, इसलिए हम तेरी जो है, जो मैं पैसे देता हूँ वो पैसे तेरे काटूंगा, तो तू पानी जो है पूरा लाया कर। तो वो जो घड़ा होता है वो बेचारा सुन रहा होता है। जब वापस वो गरीब आदमी नीचे आता है तो वो जो घड़ा होता है वो गरीब आदमी को बोलता है, देखो यार, तुम इतनी मेहनत करता है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो मेरे में सुराख हो गया तो सारा पानी जो है वो कम हो जाता है, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, तू मुझे छोड़ दे, कोई नया घड़ा ले ले। लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता। वो फिर भी क्या करता है कि कहता कोई बात नहीं। वो फिर रोज उसी घड़े से पानी भरता है, रोज उस घड़े से एक एक ड्रॉप पानी गिरता रहता है रास्ते में, और वो रोज गालियां खाता है उस साहूकार की। तो एक दिन बच्चों क्या होता है कि वो जो 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 गरीब आदमी होता है वो रास्ते से क्या करता है कि जो फूल इकट्ठे करता है, वो फूल इकट्ठे करता है, उनकी बहुत सुंदर से एक माला बनाता है। और उस दिन साहूकार का जब वो बर्थडे होता है, और वो बड़े विनम्रता से उसको साहूकार का बोलता है कि सेठ साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बधाई हो, बहुत बड़ी मुबारक हो। तो ये मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, फूलों का हार, तो ये मेरी तरफ से आप इसको स्वीकार कीजिए। और वो जो सेठ होता है ना, वो बड़ा भावुक हो जाता है, बड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ा इतना भावुक हो जाता है कि वो इतना खुश हो जाता है उससे कि वो कहता है कि यार, मैंने तुम्हें ऐसे इतना बड़ा बुला कहा, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, मैं तेरा कोई पैसा नहीं काटूंगा, कोई बात नहीं। और उल्टा वो कहता है कि उसको और पैसे देता है, मतलब इतना खुश हो जाता है वो। तो फिर वो जब वो वापस आता है तो वो फिर वही जब नीचे जाता है तो वो जो घड़ा होता है, वो जो गरीब आदमी होता है, वो उस घड़े को कहता है कि तुम्हें पता है कि आज मुझे ये जो सेठ साहब ने इतने पैसे दिए हैं, ये इतने खुश हुए हैं, ये तेरी वजह से हुआ है। तो वो जो टूटा हुआ घड़ा होता है बड़ा हैरान होता है। वो कहता है, यार मेरी वजह से कैसे, मेरी वजह से तो रोज तुम्हें गालियां पड़ती थी, तो मेरी वजह से कैसे तुम्हें सेठ साहब खुश हो गए। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें नीचे से पानी भर कर तेरे में मैं जब ऊपर तक पहुंचाता था, तो तेरे में एक सुराख था छोटा सा, और वो सुराख क्या करता था, उस सुराख से पानी जो है पूरे रास्ते ड्रॉप करके गिरता जाता था। और मैंने क्या किया था कि मैंने फूलों के थोड़े से बीज वो पूरे रास्ते में बिखेर दिए थे। और वो जो फूलों के बीजों के ऊपर जब रोज तेरे अंदर से एक पानी का ड्रॉप उन फूलों के बीजों पर गिरता था, तो तब वो फूल जो है वो वहां से फूलों के पौधे बने, और वहां से इतने सुंदर फूल बने, और उन्हीं फूलों का हार मैंने सेठ साहब को दिया था। इसलिए ये सारा श्रेय जो तुम्हें जाता है। तो बच्चों, इसीलिए इस कहानी से आप देखिए कि हम सब के पास जो है, आपको हर वक्त कोई ना कोई आदमी मिलेगा कि जिसमें कोई ना कोई कमी है। तो आप उस कमी को पॉजिटिव कैसे लेते हो,
ये इस कहानी का मॉरल था कि हम सब में कमी होती है। जैसे हम घर में होते हैं तो घर में हमारे बच्चों में बड़ी कमी होती है, हम अगर स्कूल में हैं तो प्रिंसिपल को लगता है कि स्टाफ में बहुत कमी है। लेकिन सही लीडर वो है कि जो कमी को, जो आपकी कमी है उसको कैसे एक पॉजिटिव वे में यूज करता है, कैसे उसको अच्छाई के रूप में यूज करता है। जैसे उस आदमी ने जो उसके अंदर, बेशक उसके अंदर सुराख था, तो उस सुराख में से जो पानी गिर रहा था उसने उसको छोड़ा नहीं, उसने उस घड़े को फेंका नहीं, बल्कि उसने उसी का यूज किया, उसको यूज करके उसने वापस देखो आपने जो विन कर दिया उसी चीज को। तो बच्चों इसी कहानी के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो बच्चों इस लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। अभी तक हमने पढ़ा है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है Q, और कूलम चलाना हमने पढ़ा कि ये दूसरा चार्ज होता है Q2। तो हमने पढ़ा था कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स डालता है, और वो फोर्स बच्चों किसके बराबर थी, वो फोर्स थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि ये वाला चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स डालता कैसे है, क्योंकि इसके बीच में तो कोई बंधा नहीं, कोई रस्सी नहीं बांधी हुई, कोई कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स डालता कैसे है, ये लॉजिक आज हमने पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई चार्ज है। अब ये चार्ज सबसे पहले करता क्या है, अब ये जो फर्स्ट चार्ज होता है, ये चार्ज पहले अपने आगे पीछे एक फील्ड पैदा करता है बच्चों। अब ये पहले क्या करेगा, फील्ड पैदा करेगा। जैसे अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, अलग अलग किस्म की फील्ड होती है। अगर ये चार्ज मोशन में है तो आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा। अगर ये चीज अर्थ है, जैसे आपकी अर्थ है, तो अर्थ अपने आगे पीछे कौन सी फील्ड पैदा करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर जो मैग्नेट होता तो मैग्नेट अपने आगे पीछे कौन सी फील्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये फोर्स होती कैसे, कि सबसे पहले जो चार्ज होता है वो अपने आगे पीछे फील्ड पैदा करता है। फिर ये फील्ड क्या करती है, ये फील्ड उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स डालती है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये चार्ज जो है ये सबसे पहले एक क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये दूसरा चार्ज में ले लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स डालेगी। जी अब हमारे पास एक्चुअली जो कूलम चलाना पड़ा था, हमने डायरेक्ट पढ़ दिया था कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स डालेंगे। लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि एक्चुअली इट इज टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में पहला चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वो जो दूसरा चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स डाल देगी। तो इसी फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब हम बच्चों समझ लेते हैं कि ये आपको समझ आ चुका होगा कि ये इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। अब हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। देखिए मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज अपने आगे पीछे एक फील्ड पैदा करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच दिस चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। मान लीजिए वो, जैसे मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इसको रिपेल करेगा, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आता है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन याद रखना कि ये वाला चार्ज इन चार्जेस को तभी अट्रैक्ट रिपेल करेगा कि अगर ये दोनों चार्ज उसकी फील्ड के अंदर आए। इसलिए हमने बोला कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया द स्पेस, ये आगे मतलब ये सारी जगह, द स्पेस अराउंड दिस चार्ज इन विच दिस चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। तो ये आपको याद रखना।
अब आपको ये लॉजिक हो गया कि ये चार्ज दूसरे चार्ज पर तभी फोर्स डालेगा कि अगर दूसरा चार्ज इसकी फील्ड के अंदर हो। मान लीजिए ये चार्ज इसकी फील्ड के बाहर है, ये वाला चार्ज इसकी फील्ड के बाहर है, तो यहां पर फोर्स होगी वो जीरो होगी। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों। अब बच्चों इसके आगे देखें कि ये जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं बच्चों सोर्स चार्ज। आप देखें जब आप पढ़ोगे नोट्स वगैरह, जब बुक्स, आपको जो वर्ड्स आएंगे, व्हाट इज सोर्स चार्ज। अब ऐसे मान लो कि सोर्स चार्ज बड़ा चार्ज होता है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसको ई से डिनोट करते हैं ज्यादातर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों कि ये मान लीजिए ये चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है। मतलब कि इसकी जो स्पीड ऑफ फील्ड वो बच्चों कितनी होती है, सी लाइट जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इतनी स्पीड से ये जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है। तो ये आप मान लीजिए कि काफी स्पीड में चलती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बच्चों कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज है Q और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब बच्चों हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, क्या वो हर जगह पर सेम है। मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, एज्यूम करते हैं कि यहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लास्ट है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जीरो है। अब क्या इसके सर्कल के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है। मान लो कि यहां पर एक पॉइंट ये लेता हूं 1, एक पॉइंट ये लेता हूं 2, तो क्या यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां पर E2 है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ये दोनों बराबर होंगी या इनमें कोई डिफरेंस होगा। वो अब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या देखेंगे, ताकत चेक करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या इसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो बच्चों जब भी आप किसी चीज की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हो, जैसे आप करंट को चेक करते हो, तो आपको क्या चाहिए, एक डिटेक्टर चाहिए, डिटेक्ट करने वाला। तो डिटेक्टर के तौर पर हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों कि इसकी फील्ड में इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, ये वाला, जो डिटेक्ट का काम करेगा, इसकी फील्ड को चेक करेगा कि इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है यहां पर। तो बच्चों ये जो छोटा चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है बच्चों ये आपने रखना है कि ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो वो इतना छोटा हो कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। अब बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर ये वाला चार्ज भी बड़ा हो गया तो फिर ये वाला चार्ज क्या करेगा कि इस जो चार्ज फील्ड पैदा कर रहा है इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, खराब करेगा, और उसमें जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर करना चाहता हूं वो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वाला चार्ज जो है ये बिल्कुल छोटा लेना है इसको चेक करने के लिए। अब मान लीजिए बच्चों कि ये मेरे पास एक P पॉइंट है, तो ये वाला सोर्स चार्ज है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये है सोर्स चार्ज, और इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट पे चेक करनी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब ताकत कितनी है। तो बच्चों जिस मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर R दूरी पर है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक क्या करूंगा, टेस्ट चार्ज रख दूंगा छोटा सा। अब बच्चों आपको पता कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स डालेगा जो कि F। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो बच्चों मान लीजिए कि मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाहता हूं कि कितनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहां लिखे फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स पड़ेगी वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहां पर वैल्यू। अब आप इसको अप्रोप्रिएटली और भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये बिल्कुल छोटा लेना है, तो हम ज्यादा एक्यूरेट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट Q0 गोज़ टू 0, मतलब कि ये जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करनी है तो आपको वहां पर उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट, आपको एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। फिर आपको पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी पड़ेगी और आपको चेक करना पड़ेगा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स पड़ती है, और वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों आप इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको मैं ई वेक्टर से डिनोट करता हूं। ये इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। एक चीज यहां से बच्चों इसका जो यूनिट आएगा वो यूनिट क्या आएगा बच्चों? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो आपने देखा कि इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो और इसका फार्मूला। अब बच्चों कि अब आप देखिए यहां से कि मान लीजिए कि अब आप यहां पर देखिए इसकी डायरेक्शन का कंसेप्ट देते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी। मान लीजिए बच्चों कि यहां पर आपके पास दो चार्जेस है। एक जी मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक बच्चों मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ये मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब बच्चों यहां पर मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि एक टेस्ट चार्ज रखता हूं Q0। टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव रखिए हमेशा। अब बच्चों कि अब आपको पता है कि ये जो चार्ज होगा ये चार्ज क्या करेगा? अपने आगे पीछे क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स डालेगी। अब वो जो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो फोर्स किस तरफ लगती है? जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी बच्चों उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अब आप बच्चों खुद बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे? पहले करेंगे। इसका मतलब कि इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स पड़ेगी इस तरफ। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? बाहर की तरफ। ये आपने ध्यान रखना बच्चों। ये तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी बच्चों वो कितनी पड़ेगी? फोर्स का फार्मूला है, यहां से निकालिए। E इज इक्वल टू F बटा Q और F इज इक्वल टू Q0 E। तो ये आ गया आपका Q0 E। ये आ गया फोर्स की डायरेक्शन। तो अब बच्चों बताओ कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अब बताओ ये क्या करेगा? ये भी अपने आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? F इज इक्वल टू Q0 E, लेकिन वो इस तरफ पड़ेगी। अब मतलब हुआ कि अगर आप इसकी इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो किस तरफ होगी? जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ। तो अब आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि कल आपको बोला जाए कि दो चार्जेस दिए जाएं तो आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो अब मुझे बताइए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपने सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चलती है? पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज के पास आती है। तो हम कैसे ड्रा करेंगे? पॉजिटिव चार्ज से दूर
और नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो इस तरह आपने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने नोट करनी है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब बच्चों अब आपको मैं बोलता हूं कि मान लीजिए यहां पर मैंने दो चार्ज रखे, एक रखा आपका पॉजिटिव चार्ज और एक रखा आपका नेगेटिव चार्ज। सपोज कीजिए अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब आप यहां पर बताइए कि जी पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा। तो बच्चों यहां से आपको देख पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कहां जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो ये इधर जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों ये किधर जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है बच्चों। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि जब भी आप कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। जी आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जी आप दो बार समझिए इसको कि अगर मान लीजिए आप देखिए मान मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो जैसे यहां पर बच्चे की बोलते हैं कि सर यहां तो हमें अंडरस्टूड था कि एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव तरफ जाएगा। चलो बच्चों मैं अब आपको कुछ भी नहीं बताता, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर दो चार्ज मैंने रख दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपको बोला जाए कि बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा। तो अब आपको लॉजिक का याद रखना है। ये तो इजीली समझ आ जाता था कि नेगेटिव पॉजिटिव तरफ जाता है, लेकिन ये मैंने क्यों कंसेप्ट बताया, क्योंकि अब आपने सीखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, तो इसकी फोर्स इधर लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। ये बच्चों आपको ध्यान रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूमेरिकल करने के लिए, इसलिए आप इसको लाइट मत सोचिए कि आपने दो चीजें याद रख ली यहां पर। चलो बच्चों अब आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो गया और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है। तो जो स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब बच्चों अब हम देखेंगे आगे कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चों वो थ्योरेटिकली, अगर हम थ्योरेटिकली मतलब डेरिवेशन के हिसाब से देखें तो हमें लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली ई एग्जिस्ट अप टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी तक। कहने का मतलब कि अगर ये मेरे पास कोई चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर कोई पॉइंट ले लो वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब ये हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, आप यहां तक भी हो सकती है। बेशक यहां पर अप्रोचेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो होगी, कम होगी, इतनी कम होगी कि आपको फील ही नहीं होगा, लेकिन होगी पक्का थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बच्चों चेक करें कि प्रैक्टिकली आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ कुछ दूरी तक एग्जिस्ट करती है, यहां तो होती नहीं। प्रैक्टिकली मतलब कि मान लीजिए आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया थी कि आपने स्केल को रब किया था तो स्केल के ऊपर चार्ज आ गया था। अब उस चार्ज ने, मैंने आपको बताया था कि उस चार्ज ने बाकी कागज के टुकड़ों को खींचा था। क्वेश्चन है कैसे खींचा, क्योंकि उस स्केल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी। तो अब वो कागज के टुकड़े कितने पास रखे थे, बिल्कुल पास रखे थे, तभी वो खींचता है ना। अब कागज के टुकड़े जाकर अपने गेट के पास रखो तो फिर थोड़ी वो खींचता है। तो इसका मतलब कि प्रैक्टिकली बच्चा बोलेगा सर आप तो झूठ बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस यहां तक की होती है, आगे तो होती नहीं। लेकिन बच्चों मैं तभी बोला कि थ्योरेटिकली डेरिवेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अभी हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होती है। बेशक उसकी वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन होगी पक्का। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे बच्चों तो वो कुछ ही डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करती है। इसकी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल। अब बच्चों आप एक और नोट कर लीजिए पॉइंट कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है या ये दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। इसने पहले क्या किया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की। तो ये बच्चों आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या ग्रेविटेशन फील्ड हो,
इनके अंदर किसी न किसी पार्टिकल के, कोई पार्टिकल भी होता है जो इसका काज करता है। जैसे आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कारण है इसके अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं, तो आपने बोलना है फोटॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन हो गया लाइट। तो इसका मतलब है कि लाइट के पार्टिकल की जितनी स्पीड है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड है। इसी तरह बच्चों आपने देखा होगा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मास हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में नेचुरली कोई ना कोई पार्टिकल होगा बीच में जो घूम रहा होगा, जो इनको अट्रैक्ट करवाएगा, उस पार्टिकल का नाम होता है ग्रेविटॉन। ओके बच्चों, अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो न्यूक्लियस में हमने पढ़ाया था आपको कि दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर कूलम्स लॉ नहीं लगता, वो पीछे वाला लेक्चर आप थोड़ा देखिए। तो अब नेचुरली कि यहाँ पर जो फोर्स होगी बच्चों को कौन सी होगी, वो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो फिर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके न्यूक्लियर फोर्स का कारण क्या है, जो पार्टिकल है बीच में जो चलते हैं उसका नाम होता है पाई मीज़ान्स। तो बच्चों अभी तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सुने, आगे हायर क्लासेस में सुनोगे कि आगे बहुत सारे 27 पार्टिकल्स हो रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सिर्फ आपको मैंने लॉजिक बताना था कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या न्यूक्लियर फोर्स होती है, इनके बीच में एक पार्टिकल भी चलते हैं जो कारण होता है इसका, जो काज पैदा करते हैं। तो अब बच्चों आगे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम क्या करते हैं कि डेरिवेशन निकालते हैं, तब आपको क्लियर समझ आएगा इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला कंसेप्ट ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालिए, डेरिवेशन निकालिए। तो बच्चों कोई इसमें ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम कि मान लीजिए आपका वही आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां पर बच्चों आप ले लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज ले लो, ये ओरिजिन हो गया, और यहां पर एक सोर्स चार्ज लीजिए। अब बच्चों आपको पता है कि ये अपने आगे पीछे क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आगे पीछे प्रोड्यूस करेगा, ये अपने आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मुझे क्या करना है कि किसी एक, मान लीजिए लेट पी बी द पॉइंट, एक पी पॉइंट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि ये यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं बच्चों आर डिस्टेंस। ये आर डिस्टेंस मैंने ले लिया कि लेट बी बी द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड इस फील्ड। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि यहां पर इस वेक्टर की जो डायरेक्शन बताएगा वो यूनिट वेक्टर बता देगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मुझे क्या करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फोर्स निकालनी पड़ेगी पहले, और उस फोर्स की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो तो कूलम्स लॉ से निकलेगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एफ की वैल्यू निकालिए, फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो लगाओ कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आर वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे। ये आप देख सकते हो ये कैसे लिखा, बाई कूलम्स लॉ, सीएल मतलब कूलम्स लॉ। अब बच्चों कि अब इस एफ की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो देयरफॉर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू यहां पुट करोगे बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया आंसर इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब बच्चों अगर आपने एक और इसकी वेक्टर फॉर्म में डिटेल में जाना है, जैसे हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, वहां भी कर सकते हो। जैसे Q/R², आपको मैंने बताया था कि बच्चों यूनिट वेक्टर किसका होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आप इसको भी ऐसे दे सकते हो, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। जब आप लिखोगे बच्चों, तो मैं इसको आगे लिखता हूं इधर, इसके आगे यहां पर चलिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आएगी 1/4πε0 Q अपॉन बच्चों से कितना देगा, R² और R कितना हो गया, R³ और R। तो ये आपकी आगे वेक्टर फॉर्म में, यहां भी इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपका निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती। अब बच्चों आपने यहां पर देखिएगा, यहां से क्या क्या कंक्लूजन क्या निकला, यहां से हमने एक फॉर्मूला, अब आपको यहां से सीखना है। ये देखिए, अब आपको यहां से सीखना यह है कि मान लो कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, तो यहां पर कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है, तो आपको बोलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चों आपको सिंपल पहले फॉर्मूला याद रखना, 1/4πε0 Q/R², ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे मैंने वेक्टर यहां से हटा दिया, मैग्नीट्यूड लिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये आपको एक जो नोट रखनी है चीज, ये आपको बार बार यूज होगी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये। आओ बच्चों, इससे हमें क्या सीखा, इसमें हम सबसे पहली बात पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q क्या था, सोर्स चार्ज। Q क्या था, सोर्स चार्ज, यहां पर हमने रखा था टेस्ट चार्ज। तो बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसका मतलब कि सोर्स चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए इस फार्मूले में टेस्ट चार्ज है कि नहीं है, इसका मतलब E does not depends upon टेस्ट चार्ज। ये आप देखिए बच्चों, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं, कि मैं टेस्ट चार्ज जो मर्जी होता रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ चार्ज। मतलब कि इसमें कोई मास का कोई लेना देना नहीं है, इस चार्ज का मास बड़ा है छोटा है, इसका मास इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती। ये आपने देखा। और बच्चों यहां से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स इक्वल टू 1/r² का मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये कोई सोर्स चार्ज है, तो अगर आप इस सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, आप दूर जाओगे, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो घटेगी। तो बच्चों इसको हम ग्राफिकली कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसके कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि E इज इनवर्स इक्वल टू R² का मतलब हुआ कि अगर देखो, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ ड्रा करता हूं, R होगा ये डिस्टेंस P का, तो R का ग्राफ ये ऐसा है, ऐसे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स इक्वल टू 1/r²। कि R आप बढ़ाते चलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। लेकिन अब यहां पर देखिए, R आप जितना मर्जी बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो कभी नहीं आएगी। देखो, मान लीजिए मैं इसको थ्योरेटिकली समझाता हूं। मान लीजिए आपको पूछता है एट R=∞, अगर मैं इंफिनिटी पर चला जाता हूं, मैं R बहुत दूर कर लेता हूं, तो डेरिवेशन के हिसाब से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो जाएगी, 1/r² है ना, तो 1/∞ का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/∞ बच्चों क्या होती है, 0। कहने का मतलब हुआ कि जब मैं इंफिनिटी पर पहुंचूंगा तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और इंफिनिटी आपको पता है कि वो कभी आएगा नहीं। इसका मतलब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूर तक एग्जिस्ट करेगी। ये बच्चों आप, और एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप
ये आपको बुक्स में भी काम मिलेगा, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि अब मान लीजिए मैंने आर को इन्फिनिटी किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि इफ आर में जीरो कर दो फिर क्या होगा? ये आर जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर मैं आर जीरो करूंगा इसका मतलब ये पी पॉइंट कहां पर आ गया? क्यू के ऊपर। तो आर जीरो का मतलब होगा कि दैट इज एट द सरफेस ऑफ सोर्स चार्ज। आपको पूछता है कि इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी हमने क्या पढ़ा कि इसके चार्ज से आगे आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। इसका मतलब जब मैं पीछे पीछे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर आ जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका मतलब देखिए, जब मैं इस पॉइंट को इसके ऊपर ले आऊंगा तो आर कितना हो जाएगा? जीरो। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 1/0 का स्क्वायर। तो बच्चों 1/0 कितना होता है? अब यहां पर बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन है, मैथ की बुक्स में भी कंफ्यूजन है। हम सोचते हैं 1/0 का मतलब होता है इंफिनिटी। अब बच्चों इंफिनिटी का मतलब हो गया कि फिर इसका मतलब है कि इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब इन्फिनाइट होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये गलत है। क्योंकि बच्चों 1/0 जो है वो इंफिनिटी नहीं होता। 1/0 जो है ये नॉट डिफाइंड होता है। ये नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब हुआ कि इस चार्ज के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों आपको याद रखना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में भी या एंट्रेंस में भी कि बताओ ये चार्ज के ऊपर, जैसे बच्चा कंफ्यूज होता है, आर बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, आर को कम करते करते इधर आ गए तो हम सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो ये बच्चों आप इसलिए मैंने बोला कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बच्चों आगे चलते हैं यहां पर कि ये आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से क्या होगा। अब बच्चों मान लीजिए, अब आपको दो चीजें यहां पर मैं शॉर्ट में आपको जो याद करनी है वो आप इसको रखिए, इसके आगे चलेंगे। मान लीजिए कि ये मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में मैंने कोई चार्ज रख दिया Q0, तो मुझे बोलेगा इसके ऊपर फोर्स कितनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है, फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू Q0E। ये होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये आपको कल को पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। चलो इसको हम अब इस फार्मूले से एक और चीज समझ लेते हैं कि मान लो मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है वो रेस्ट में है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई ये। अब मान लो ये चार्ज अगर मोशन में हो जाए, ये चार्ज अगर मोशन में हो जाए तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो कितनी होगी। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसको आप छोटा मत समझना कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स पड़ी ये Q0E। अब मान लो ये चार्ज किसी वेलोसिटी v से घूमना स्टार्ट कर देता है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आप ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इट मींस कि चाहे वो चार्ज रेस्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चाहे वो चार्ज मोशन में है, उसके ऊपर बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेम रहेगी। अब बच्चों ये मैंने वो क्यों समझाया कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आपको मैं समझाता हूं कि जैसे हम पढ़ाते हैं कि न्यूक्लियस होता है एटम का, तो हम बोलते हैं कि एटम के आगे, न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब हम कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये गिरते क्यों नहीं नीचे? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं नीचे गिरते? हम बोलते हैं क्योंकि इनको यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है, इसलिए वो नहीं गिरते। अब क्वेश्चन आता है कि इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर प्रोवाइड कर दिया तो हमने तो कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि दोनों चार्ज है वो रेस्ट में होने चाहिए, फिर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग जाती है?
तो बच्चों ये याद रखना अब यहाँ पर कि ये न्यूक्लियस पहले अपने आगे पीछे क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो चार्ज मूव कर रहा है, ये चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आता है तो ये चार्ज अगर रेस्ट में है या मोशन में है, उसके ऊपर फोर्स यही रहेगी, इसलिए यहाँ पर भी कूलम्ब्स का जो आपका एप्लीकेबल होगा। तो ये बच्चों आपको लॉजिक मैंने देना था। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बार ये हमें बच्चे पूछते रहते हैं, चलो आपसे शेयर कर दिया मैंने। अब बच्चों आगे हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं देता हूं 5 न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चों, मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है 2 माइक्रो कूलम का चार्ज इसके अंदर पड़ा है। तो मुझे पूछता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 माइक्रो कूलम चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आपको यहां से समझ आना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, Q0E। Q मतलब Q0E, Q0 हो गया 2 माइक्रो है बच्चों, इसको चेंज कर दिए, 2 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5, तो जाएगा 5 होगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶, आंसर आएगा 10⁻⁵ न्यूटन की फोर्स। ये आपको बच्चों सिंपल क्वेश्चन आ गया, एक न्यूमेरिकल हमने कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा, जो हर बच्चा कर सकता है, सीधा फार्मूला आपने लगाया। अब आपको बोलेगा कि ये चार्ज किधर जाएगा, तो अब आपने देखना है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसके अपोजिट चलता। अब बच्चों एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहां पर, फिर हम दूसरा लॉजिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको बोलता है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देता है 10 न्यूटन पर कूलम की, और बोलता है कि यहां पर एक अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ है। क्या है, अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ, तो बताओ इसके ऊपर कितनी फोर्स पड़ेगी। तो बच्चों अब यहाँ पर पहले में तो सिंपल से चार्ज दे दिया, अब यहाँ पर चार्ज आपको निकालना है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है। तो बच्चों आप सबसे पहले आप याद रखिए कि चार्ज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास एलिमेंट है, जैसे मैं बोलूं अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम He24, ऐसे लिखते हैं। आप कोई भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देख लिया, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है ना, पीरियोडिक टेबल में आपने कोई भी एलिमेंट देखा होगा, ये जो नीचे लिखा होता है बच्चों ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है ऊपर वाला, तो ये एटॉमिक नंबर होता है। तो आपने सबसे पहले एटॉमिक नंबर ढूंढना है किसी चीज का जिसके भी चार्ज निकालना हो। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 2 है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, तो इसका चार्ज 2 है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों को लिखना आपने 2 इंटू ई। तो आपको मैं फॉर्मूला याद करवा देता हूं कि चार्ज न्यूक्लियस का होता है ZE, Z मतलब कि एटॉमिक नंबर। ओके बच्चों, मान लीजिए कोई एग्जांपल देते हैं, सपोज कि यूरेनियम है 92 to 35, तो आपको बोलता है कि इसका चार्ज कितना होगा। तो बच्चों ये एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला, तो इसका जो चार्ज आएगा वो आएगा 92 इंटू ई। ई क्या होता है बच्चों, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूल। तो अब आप बच्चों निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास इजी हो गया कि अब आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता चल गया, वो 2e होता है। तो यहां पर जो इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी बच्चों वो आएगा, चार्ज कितना आएगा 2e इंटू ई। ये आप बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद ही घर में। तो इस तरह का ये मैं 2-3 आपको कंसेप्ट बता दिए कि जो आपको बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब बच्चों यहां से अब हम वो जो दूसरा फार्मूला था उसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल करने के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद है, कूलम्ब्स लॉ से 9 × 10⁹ Q/r² होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अब बच्चों मान लो मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले सिंपल, चलो इसको मैं करता हूं कि मान आपको बोलता हूं कि ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, 92 to 235 यूरेनियम का न्यूक्लियस है, और यहां पर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है P, और ये जो P पॉइंट है ये यूरेनियम के न्यूक्लियस से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। थोड़ी बच्चों कन्वर्जन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक ही न्यूमेरिकल में सारा क्लियर हो जाए।
तो बताइए इस न्यूक्लियस की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। यूरेनियम का न्यूक्लियस दिया है, पॉइंट पी दिया है, यूरेनियम की न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चों ये वाला फार्मूला है। सबसे पहले तो आप इस फार्मूले में आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चार्ज और एक डिस्टेंस, दोनों दिए हुए हैं लेकिन दोनों कंफ्यूजिंग है। तो आप बच्चों ये है सोर्स चार्ज, इसका चार्ज कैसे निकालोगे, क्या फार्मूला बताया था इसका, ये वाला फार्मूला ZE, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 92 इंटू ई हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चार्ज निकल जाएगा। आगे जो डिस्टेंस था बच्चों इसको भी आप करिए थोड़ा सॉल्व। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10। मुझे लगता है कि आज भी अब आपको पता चल गया है और ये भी पता चल गया। तो अब आप इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपने बच्चों, वो कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। Q की वैल्यू यहां पर कीजिए 92 ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10 का स्क्वायर। तो ये जो आंसर आएगा बच्चों आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो बच्चों आप इतना ही इतने भी न्यूमेरिकल कर लो अभी आप स्टार्टिंग में काफी है। बाकी हम एक स्पेशल एक न्यूमेरिकल का चलाएंगे, न्यूमेरिकल स्पेशल न्यूमेरिकल कराएंगे आपको एंट्रेंस लेवल के, वो अलग चीज, लेकिन पहले बेस क्लियर होना चाहिए। पहले बेसिक क्लियर हो फिर आपको ऊपर जितना मर्जी लोड डालें, लेकिन बेसिक नहीं पता होगा फिर आप आगे चलना वो बेवकूफी है। सबसे पहले आप इतना ही कीजिए कि आपको फार्मूले यूज करना चाहिए। अब बच्चों अब हमने पढ़ा कि अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कोई चार्ज होता है, ये चार्ज क्या करता है अपने आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये अभी पढ़ा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। अब बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ जाएगी E = 1/4πε0Q/r²। अब बच्चों अब आपको मैं यहां से बताता हूं कि ये जो डेरिवेशन मैंने निकाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकली थी। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये किसकी डेरिवेशन है, व्हेन द चार्ज इज पॉइंट, मैंने सोर्स चार्ज क्या लिया था पॉइंट चार्ज। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हुई कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज उस चार्ज को बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा 1/r², मतलब इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसी बॉडी को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। देखो इसका रिवर्स भी ले लीजिए, जैसे डेरिवेशन में क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाले, मुझे आई। इसका मतलब है कि जिस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² में होगी उसी बॉडी को हम बच्चों क्या बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ये है रियल डेफिनेशन पॉइंट चार्ज की कि पॉइंट चार्ज इज दैट चार्ज विच प्रोड्यूसेस एन इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। जी आपको बच्चों याद रखना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसका अब जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे कि फोर्सेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चों पढ़ा था, तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। वो देखिए कैसे है कि अब पहले निकाल लेते हैं। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये बच्चों आप पीछे वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, मैं अब यहां पर डायरेक्ट करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या करना होता है। ये मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज आ गया Q0, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया आपका ये R। पोजीशन वेक्टर क्या था कि जो हम ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रा करते हैं, ये आ गया सोर्स चार्ज। अब मान लो यहां पर रखा मैंने टेस्ट चार्ज, ये मैं लिखता हूं सोर्स चार्ज, ये आ गया टेस्ट चार्ज। इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम R2। अब बच्चों सबसे पहले आपको मैंने जो पढ़ाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपने फोर्सेस में, उसमें मैंने क्या बताया था कि ये वाला चार्ज जो इसके फोर्स डालेगा वो पीछे वाला लेक्चर नोट कीजिए, वो फोर्स कितनी होगी। पहले आप ये बताओ मुझे कि ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स डालेगा वो फोर्स कितनी होगी। तो वो फोर्स थी हमारी F = 1/4πε0 Q0 अपॉन
मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R2 माइनस R1। ये बच्चों आपको डेरिवेशन पीछे वाले जो लेक्चर है उसमें देखनी पड़ेगी कि मैंने कैसे डेरिवेशन करवाई थी। अब बच्चों मुझे देखो फोर्स पता चल गई ना यहाँ पर कितनी है। अब मुझे यहाँ पर पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर बच्चों आ जाएगी किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप क्या कीजिए, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये Q0 कट जाएगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1/R2 माइनस 1/R1 का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये आपको कैसे आया, ये आपको पीछे वाला जो मैंने कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर करवाया था उसमें आपको देखिए। अब बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं कि यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है Q0, ये दूसरा चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3। तो आप बच्चों सबसे पहले आपको यहां पर बताना कि इन सभी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आपको पीछे वाले कंसेप्ट लगाना है, पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है कि वो कैसे, पहले इसकी और इसकी फोर्स निकालिए, इसकी और इसकी फोर्स निकालो, यहां पर कितनी पड़ रही है F1 ले लेते हैं। अब 2 इसके ऊपर जो फोर्स डालेगा वो बच्चों आप निकालो F2, और 3 जो इसके ऊपर फोर्स डालेगा वो आ गया F3। फिर हमने क्या किया था कि जो टोटल फोर्स जो मैंने निकाली थी यहां पर वो कैसे निकली थी, टोटल फोर्स जो निकली थी Q0 के ऊपर वो बच्चों कैसे थी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इन सभी फोर्सेस का मैंने क्या किया था, वेक्टर सम किया था। ये आप जब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेरिवेशन है वो पूरी आप कीजिए पीछे वाले लेक्चर में कि ये टोटल फोर्स पहले आप निकालोगे। अब जब टोटल फोर्स निकल जाएगी तो उस टोटल फोर्स की अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जो टोटल फोर्स आएगी ना वेक्टर सम करके, उस फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस चार्ज को करना है। तो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपको लग सकता है कि अगर ये तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से, अगर आपके पास मोर देन चार्जेस हो तो पहले आपको यही लॉजिक लगाना है, पहले एक चार्ज की फोर्स, दूसरे चार्ज की फोर्स, तीसरे चार्ज की फोर्स यहां पर कितनी लगेगी, फिर सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था। फिर उस फोर्स का जो टोटल फोर्स निकलेगी उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो ये निकल जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये बच्चों आपको इसलिए मैंने पढ़ाया था कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पीछे वाले लेसन से भी हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर हम देख लेते हैं कि एक मैंने आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी। याद है बच्चों आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी थी, एक आपको करवाई थी मैंने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो मान लीजिए हम वन बाय वन करते हैं कि ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक लाइन है, एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। तो इसके ऊपर चार्ज कितना लिया था हमने Q, और इसकी लेंथ कितनी ली थी बच्चों L। ठीक है, अब आपको बोलता है कि ये जो पॉइंट है Q0 यहां पर जिसका डिस्टेंस यहां से R है, तो यहां पर बताइए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो बच्चों ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आपने वैसे ही करना कि पहले यहां पर निकालो फोर्स, पहले जो हमने फोर्स निकाली थी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देखिए कि इसकी वजह से यहां पर फोर्स कितनी आई थी, वो फोर्स आपने निकाली थी शायद Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है। ये बनी थी आपकी फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज। तो ये हमने निकाली हुई है, ये आप पहले वाला लेक्चर देखिए। अब यहां पर फोर्स पता चल गई ना, अब आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी वो आपको पता है, फोर्स अपॉन क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो आप जब इसको इसके Q0 से डिवाइड करोगे Q0 कट जाएगा, बाकी बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r।
इसी तरह बच्चों आपको सरफेस चार्ज वाला आप याद कीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शीट है, ये शीट है। अब मैंने आपको बताया था कि इस शीट की वजह से आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस जहां पर मैं पॉइंट लेता हूं मैं अगर P, तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, तो यहां पर जो मैंने फोर्स निकाली थी वो बच्चों याद है, वो फोर्स थी, वो आपकी फोर्स आती है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो ये थी सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r डैश। ये फार्मूला कैसे आता है, ये आप सब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए। अब फोर्स मुझे पता चल गई यहां पर, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको आ जाएगी फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये चार्ज कट जाएगा यहां पर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r डैश, ये है बच्चों। इसी तरह बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए मैंने एक वॉल्यूम लिया था कि ये आपका वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए 3 डायमेंशन पिक्चर है, तो इसके ऊपर अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पहले अब जो चार्ज टेस्ट चार्ज लिया था यहां पर, तो इसकी पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स आई थी वो आई थी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी V अपॉन r स्क्वायर r डैश, तो ये वाली फोर्स हमने निकाली हुई है। तो अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सिंपली क्या करना है कि आपने इसको फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज करना है, ये टेस्ट चार्ज कट जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन r स्क्वायर r। तो ये है बच्चों, ये कहीं पर वो एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि आपको लाइन चार्ज बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, वही लॉजिक जा रहा है, पहले फोर्स निकालिए, उसको Q0 से डिवाइड कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। अब बच्चों अब मैं आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक लॉजिक आपको बता दो, एक न्यूमेरिकल के साथ इसको सम अप करेंगे, ये कैसे प्रैक्टिकली दिखती है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि ये कोई कंडक्टर होता है बच्चों, ये कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो फिर हमने पढ़ा था कि यहां पर जो चार्ज पार्टिकल चलते हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो वो चार्ज पार्टिकल जब चलते हैं तो करंट पैदा होती है। तो बच्चों देखो क्या हुआ कि जैसे मैंने बैटरी के साथ जोड़ा, तो बैटरी का ये एंड पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और ये एंड नेगेटिव है, इसका मतलब ये एंड नेगेटिव हो जाएगी। अब बच्चों मैंने क्या बताया था कि एक एंड पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर में आ जाएगी। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए यहां पर ये कोई चार्ज पार्टिकल है, अंदर कोई भी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी है, तो ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है। ओके बच्चों, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस चार्ज के ऊपर पड़ेगी तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगी बच्चों वो आ जाएगी F = QE, ये वाली फोर्स इसके ऊपर लग जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही इसी फोर्स के कारण फिर होगा क्या, जब बच्चों आपको पता है कि जब किसी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है। तो अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, तो आप बच्चों आप न्यूटन सेकंड लॉ निकालिए। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, तो ये एक्सेलरेशन आपके आ जाएगी, फोर्स आ गया QE/m, तो ये इतनी एक्सेलरेशन यूज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब बच्चों इसके काफी न्यूमेरिकल बनते हैं। कल आपको वो पूछता है कि मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट में था, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो आप बताओ जब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखा तो इसकी वेलोसिटी मतलब कि t सेकंड के बाद, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो बच्चों आप ये भी आप 11th के अब ये कंपटीशन में ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपको पता है कि वेलोसिटी होती है u + at। अब उसने बोला गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा 0 + 80, तो v आ जाएगा 80। तो कल आपको पूछता है कि
t टाइम के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप ये आंसर दोगे v = 80। तो इस तरह के बच्चों आपको डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब बच्चों आपको एक और लॉजिक में समझा दूं, ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल पोर्शन। जब हम बोलते हैं कि किसी कंडक्टर में जब हम बैटरी लगाते हैं, तो एक चीज मैंने आपको बताई, जब बैटरी लगाते हैं तो इस पूरे कंडक्टर में, मान लीजिए ये कंडक्टर आपका जम्मू से लेकर राजस्थान तक आपने तार बिछाई हुई है। तो अब हम बोलते हैं कि जब करंट चलती है तो हम बोलते हैं कि करंट कैसे चलती है, कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, वो यहां से वहां तक जाएगा। तो बच्चों आप क्या समझते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या जम्मू से चलेगा और राजस्थान पहुंचेगा, तब करंट राजस्थान पहुंचेगी? ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमें गलत समझाया जाता है कि ऐसा हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, कोई चीज चलती नहीं यहां पर ना इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना प्रोटॉन चलते हैं, ये सब यहीं पर ही होते हैं। रियल में होता क्या है कि एक्चुअली में क्या होता है कि आप देखो ना, आप खुद बोलो, सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जम्मू के उठकर राजस्थान चले जाएं, तो फिर तो पीछे से सारा कंडक्टर खाली हो जाना चाहिए। अगर ये सारा खाली हो जाए कंडक्टर, तो इसका मतलब है कि ये तार यहां से हल्की हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप वेट करके देखिए, आप यहां पर बैलेंस लगाइए, ये 1 सेकंड में सारा चार्ज यहीं पर होता है। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इतनी। अब होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे कंडक्टर में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि कंडक्टर तो सॉलिड होता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब करेगा मतलब इसके ऊपर, जैसे ये मैंने बोला कि फोर्स डालेगी तो ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ये डिस्टर्ब होगा, ये दूसरे वाले को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को, चौथे पांचवें को, ऐसे जैसे हमने वेव मोशन पढ़ा था ना कि ये पार्टिकल अपनी ही जगह पर क्या करेंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इनके बीच में जो चलता है, अब आप बोलो कि जम्मू से राजस्थान 1 सेकंड में कैसे सारे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए, तो रियल में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस होती है, इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है जो पूरे कंडक्टर में वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाती है और सारे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देती है और पूरे में करंट चलती है। तो ये बच्चों हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन जब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तब पढ़ेंगे। तब तक आज यहां तक ही हम रखेंगे लेक्चर अपना। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि ये डाईपोल क्या होता है, डाईपोल के कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है और उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।